गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन। जैसा कि आपको विदित है, हम जिस टॉपिक पर चल रहे हैं वो टॉपिक है अपना नया टॉपिक है, क्योंकि लास्ट जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पुराने वाला जो टॉपिक है उसको हम क्लियर कर चुके हैं। द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस वो हम क्लियर कर चुके हैं। अब जो आपके समक्ष जो टॉपिक है वो है रोमांटिसिज्म, जिसको हम बोलेंगे रोमानीवाद। ये थोड़ा सा एक ऐसा सेंटिमेंटल ये टॉपिक है जिसको क्लियर होना आपकी समक्ष ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपके समक्ष हम इसको नोट के तौर पर हम इसको लेते हैं। तो ये देखिए आप इसको हमने, ये देखिए आप इसको साफ करके, अब ये यहाँ जो नया टॉपिक आपका ये हम इसको ले रहे हैं आपके समक्ष। ये देखिए आप, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। यहाँ कुछ गतिविधियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि सामाजिक जीवन में या राष्ट्र के एक बड़े लेवल पर हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिनका असर हम पे पड़ता है, और उन असर पर जब उनका असर जब हम पे पड़ता है तो किस प्रकार से हमारे जीवन में बदलाव आता है या हम एक नए सिरे की तरफ जाते हैं, वही चीज़ आपके सामने दे रखा है। तो यहाँ देखिए आप, द डेवलपमेंट, थोड़ा बड़ा कर दो इसको, देखिए इसको आप, द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। यहाँ हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जर्नी आगे बढ़ी, तो वो सिर्फ लड़ाई के माध्यम से ही आगे नहीं बढ़ी है कि चलो भाई ठीक है लड़ाई शुरू कर दी या हमने हमारा एरिया बढ़ा लिया, उसके माध्यम से ये शुरू नहीं हुई है। इसमें कल्चर ने भी, कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। यहाँ ये भी बताया गया है कि जो संस्कृति है, कल्चर है, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। किस प्रकार की संस्कृति को अपनाया गया, स्वीकार किया गया, आर्ट कला किस प्रकार से, पोइट्री कविताएं काव्यात्मक किस प्रकार से लिया गया, कहानियों को किस प्रकार से पिरोया गया, और म्यूजिक संगीत को किस प्रकार से काम में लिया गया, और इन सब ने एक्सप्रेस एंड सेल्फ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। यहाँ इसको आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार से हमारे समक्ष ये चीज़ सामने आ रही है कि राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ये सिर्फ लड़ाइयों से या क्षेत्र को बढ़ाने से नहीं हुआ, इसमें संस्कृति का बहुत बड़ा रोल है, और इससे एक देश की विचारधारा भी बनी। कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हमने हमारी जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है उसको एक नया रूप दिया। आप इसको भारत के तौर पर भी ले सकते हो। आज़ादी के बाद किस प्रकार से हमने हमारे देश का एक स्वरूप वो बनाया, वो रोमांटिसिज्म आ सकता है, या कहीं विदेश का भी जो जिक्र है वो आपके सामने है। अब ये रोमांटिसिज्म का जिक्र आपके सामने दे रखा है। ये एक सांस्कृतिक आंदोलन है, सोट SOUGHT, सो के मांग की गई। किसकी मांग की गई? डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। रोमानीवाद हिंदी का इसका शब्द है। रोमानीवाद मैं आपके समक्ष आपको ये लिख चुका हूँ, जो भी है रोमानीवाद ये शब्द है। तो किस प्रकार से किन किन भावनाओं की यहाँ पर मांग की गई कि एक देश के अंदर रोमानीवाद के लिए, रोमांटिसिज्म के लिए भावनाएं होनी चाहिए। यहाँ जितने भी जो कलाकार लोग हैं, कवि लोग हैं, इन्होंने आलोचना की, क्रिटिसाइज, आलोचना की, आपकी समझ दे रखा है, आलोचना की। किसकी आलोचना की? ग्लोरिफिकेशन, गुणगान किया गया, गुणगान किया गया। अब किसका गुणगान किया गया आपके समक्ष है, अभी हम बात करते हैं। रीजन एंड साइंस, रीजन हो गया तर्क, हर बात में तर्क को देखो। साइंस ये हो गया विज्ञान, जो नया नॉलेज है विज्ञान वो आपके समक्ष है, विज्ञान है। तो इस प्रकार से जो समय बढ़ता गया त्यों गुणगान किया गया, रीजन का, तर्क का गुणगान किया गया, साइंस का गुणगान किया गया। अब देखो यहाँ देखिए आप, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा ये पॉइंट आगे बढ़ने से पहले इसको मैं यहाँ पर नोट करना चाहूँगा। रोमांटिसिज्म है तो कल्चर प्लेड an important role in the growth of
नेशनलिस्ट फीलिंग्स, नेशनलिस्ट फीलिंग्स, इसमें इन्होंने बहुत इसका सहयोग किया। देखिए आपके सामने आपसे और भी इसमें आपके दे रखा है, आपके समक्ष आपके सामने दे रखा है। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। आर्ट, पोइट्री, ठीक है, आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज है एंड म्यूजिक प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। लो भाई, इम्पोर्टेंट रोल किसमें, वो हम आगे बता देंगे हिसाब से। कला है, कविताएं हैं, काव्यात्मकता है, कहानियां है, म्यूजिक है, इन सब ने रोल निभाया। अब हम बात करते हैं रोमांटिसिज्म की। ये किस में रोल निभाया? रोल इन क्रिएटिंग नेशनल फीलिंग्स, नेशनल फीलिंग्स, इसमें रोल निभाया नेशनल फीलिंग्स का। अब आपके सामने दे रखा है रोमांटिसिज्म है, ये हो गया रोमांटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म। तो ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, ए फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उसका एक रूप है ये। क्रिटिसाइज, अब इसमें क्या क्या है? क्रिटिसाइज, आलोचना कर रहे हैं। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ गुणगान ऑफ रीजन एंड साइंस, रीजन एंड साइंस। लो भाई, ये आपके समक्ष है, रीजन एंड साइंस, ये आपके समक्ष है। इसको मैं एक बार पूरा क्लियर आपको बता दूं। रोमांटिसिज्म में जो कल्चर है, सबसे पहले बात की गई कल्चर की, संस्कृति की, कि किस प्रकार से संस्कृति ने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में भी योगदान दिया। किसके साथ साथ, ये हम आपको बता चुके हैं, लड़ाई के साथ साथ, क्षेत्रीयवाद के साथ साथ इसको आगे बढ़ाने का मौका दिया। कला है, काव्यात्मकता है, कहानियाँ है, म्यूजिक है, प्ले, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाने में। अब बात आती है हमारे सामने रोमांटिसिज्म, रोमानीवाद। हिंदी का शब्द मैं आपके सामने लिख दूँ ताकि आपको ये समझ में आए। रोमानीवाद है, ये समझ में आती है। तो ये एक प्रकार से नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की एक प्रकार का रूप है ये, जिसमें आलोचना की गई कवियों के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से आलोचना की गई कि वर्तमान का जो समय है वो तर्क और विज्ञान है, सिर्फ इसका ही गुणगान कर रहा है। यही हमारा डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट इसके साथ साथ कुछ और भी है हमारे समाज में, या बाहर जो कुछ भी है डेवलपमेंट इसके साथ साथ कुछ और भी है। अब हम इसको मैं रिपीट कर चुका हूँ, तो हम थोड़ा आगे बढ़े ताकि ये पॉइंट हमारी क्लियर आए। या क्वेश्चंस क्या क्या है? क्वेश्चंस आपका, ये इसकी परिभाषा है नॉर्मली एक प्रकार से, ज़्यादा यहाँ से इतना बड़ा टॉपिक नहीं, और कि किस किस प्रकार से ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये नीचे वाला ये इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक सहयोग निभाया, ये बड़ी बात है। अब इसमें आगे देखिए आप किस प्रकार से हम इसको ले रहे हैं। रोमांटिसिज्म को समझने के लिए आपको सेंटिमेंटल होना ज़रूरी है आपके लिए। जब तक आप भावनाओं को नहीं समझेंगे, भावनाओं को समझने वाले इंसान नहीं बनेंगे, तब तक आप रोमांटिसिज्म को नहीं समझ सकते। आपकी आंखों के सामने क्या क्या नज़ारा हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, और आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, तो आप रोमांटिसिज्म को नहीं समझ सकते। आप इसको लो साहब, रोमांटिसिज्म को समझाने के लिए सबसे बड़ी बात है वो आपके समक्ष, ये देखिए आप, ये आपके समक्ष एक फ़ोटो है, फ़ोटो की सेफ साइज़ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ये ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस की एक घटना है, उस घटना के बारे में बताया गया है किस प्रकार से एक सैनिक है वो मर चुका है, एक सैनिक है वो मर चुका है, ये मान लीजिए कोई सैनिक है वो मर चुका है, और उसकी याद में उसके परिवार के लोग उसके
बेटे, बहू, उसकी वाइफ, उसकी माँ, उसका फादर जो भी है, वो सारे विलाप कर रहे हैं। परिवार के साथ क्या बीत रही है ये सिर्फ परिवार वाले ही बता सकते हैं। कहते हैं ना कि जिसके चोट लगे उसको पता कि चोट में कितना दर्द था। बाकी चीज़ें तो सब बकवास है। बाकी सिर्फ हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, लेकिन जब कोई चोट लगती है तो वो चोट बताती है कि कितने नोट लगे और खोट कितनी है और क्या क्या हमें अनुभव हुआ। वो ज़िंदगी भर कभी हमारी आंखों से ओझल होता नहीं है। तो यहाँ देखिए अब आपके सामने ये एक बड़ी पोस्टर है, ये फ़ोटो है, ये किस प्रकार से विलाप हो रहा है, कितने लोग मारे जा चुके हैं यूनान की युद्ध में। मैसेकर, ये नरसंहार है, इसको नाम दिया गया एक प्रकार से नरसंहार। देखो मैसेकर, मैसेकर एट कियोस, यूजेन डेला क्रोइस 1824 के बाद। यहाँ से एक बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आपका ये आता है, बस इसकी साइज़ क्या है इसकी, लो साहब कितनी बड़ी पेंटिंग है, इसकी साइज़ क्या है, ये बड़ा जो क्वेश्चन आपका। तो ये 4.19 मीटर और ये 3.54 मीटर, ये जो भी है। अब इसको ये एक और लंबा मान लो, एक ऊंचाई पे ज़्यादा है ये फ़ोटो, तो ये भाई इसकी ये लंबाई इसकी ये मान लो ऊपर से, और चौड़ाई के अंदर ये 3.54 मीटर मान लो। बड़ी बनेगी इसमें। इसमें बाकायदा ये बताया गया है किस प्रकार से कितने लोग मारे गए। यहाँ पर 20,000 के लगभग लोग मारे गए और उन लोगों के मर जाने के बाद या उनकी याद में इस फोटो को बनाया गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ फोकस है, हाँ ये फोकस किया गया रोमांटिसिज्म के मामले में। फोकस किया गया किस बात पे, इमोशंस, कल्पनाएं, इंट्यूशन, सहज बोध, और ये मिस्टिकल फीलिंग्स हो गया रहस्यमयी भावनाएं। तो इमोशंस हो गया कल्पनाएं, एक प्रकार से कल्पनाएं लिख दूं मैं एक बार यहाँ से। इंट्यूशन हो गया, ये तो इसका होगा, और ये हो गया सहज बोध। सहज बोध, आपने किसी घटना को देखा और आपके दिल और दिमाग में कुछ अनुसरण हुआ। और मिस्टिकल फीलिंग्स का हो गया रहस्यमयी, रहस्यमयी भावनाएं। लो साहब ये सब आपके हार्ट से संबंधित है। लो साहब तीनों का अर्थ हिंदी के अंदर में लिख दिया है। इमोशंस कल्पनाएं हो गई, आप भाई आपने इन घटनाओं को देख के आपने कल्पनाएं की कि यार ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा या इतना बुरा हुआ होगा। अच्छे के बारे में कोई सोचता ही नहीं, सब बुरी के बारे में सोचते हैं। तो कल्पनाएं, ये बुरी कल्पनाएं की होगी जो भी हिसाब से। इंट्यूशन, घटना को आपने सुना, सुनकर आपके दिल और दिमाग में लगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे कुछ हुआ होगा, एक ऐसा, उसमें हम करेक्टर की जगह अपने आप को रखते हैं और देखते हैं यार ये मैं यदि उसकी जगह होता तो मेरे साथ क्या क्या होता। उन पलों को हम याद करते हैं। तो ये हो गया इंट्यूशन, सहज बोध। और तीसरा मिस्टिकल फीलिंग्स, रहस्यमयी भावनाएं। जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि मैं मेरे बच्चे के साथ कहीं सड़क पे जा रहा हूँ, साथ में सामने सड़क के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के अंदर वो जो जितने में जो मनुष्य लोग थे वो अधमरे होके, उसमें 2 तो वहीं मर गए और 2-4 बिल्कुल घायल हो गए। वो जब घटनाएं मैंने मेरी आंखों से देखी, मेरे बच्चे ने मेरी आंखों से देखी, मैं एक समझदार होने के नाते उस घटना को एक्सेप्ट कर गया, देख लिया जो भी है। लेकिन मेरा बच्चा है वो ज़िंदगी भर के लिए, क्योंकि उसकी उम्र छोटी है, वो कभी ज़िंदगी भर के लिए उस घटना को भुला नहीं पाएगा। तो ये हो गया। तो उसके दिल और दिमाग में हमेशा ये जो मिस्टिकल फीलिंग्स है, ये रहस्यमयी भावनाएं हमेशा रहेगी। यदि मैं और मेरे पापा उसकी जगह होते तो हमारे साथ क्या होता। इन बच्चों इन चीज़ों पे गौर करें। ये रोमांटिसिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप गौर के प्रकार से। तो ये एक प्रकार से पूरी जो परिभाषा है इसको हम यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए आप, रोमांटिसिज्म फोकस्ड, रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन इमोशंस। ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ, नोट्स के तौर पे आपको यहाँ नोट करना है। इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स, एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। देखिए आपके समक्ष, ये आपकी समक्ष है। ये तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। उसके आगे देखिए आप, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। एफर्ट
वाज टू क्रिएट, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका प्रयास क्या है, टू क्रिएट ए सेंस ऑफ ए शेयर्ड हेरिटेज, विरासत, हेरिटेज हो गया विरासत। तो रोमांटिसिज्म के अंदर इन कलाकारों के माध्यम से जो पेंटिंग या कुछ भी जो कुछ हमारे सामने प्रकट किया गया वो क्या था, उनका प्रयास था, वो सब उनका प्रयास था। वो प्रयास किस बात के लिए था, एक क्रिएशन करना था, एक समझ का, ये सेंस होगी समझ, एक समझ का क्रिएशन करना था, किसका, शेयर्ड हेरिटेज, सामूहिक विरासत, हमारी जो सामूहिक विरासत है उसके बारे में, कि भाई नहीं भाई, युद्ध में वो यूनान का सैनिक ही नहीं मरा है, यूरोप की आत्मा मर गई है। यूनान हार गया है तो यूनान नहीं हारा है, पूरा यूरोप हार गया है। इसलिए आपको पता है, मैंने आपको बताया था, लॉर्ड बायरन भी यहाँ गया था, इसमें यहाँ पे गया था युद्ध करने के लिए, और आपको बताया 1824 में वह बुखार की वजह से वहाँ पर मर भी गया था। तो ये चीज़ देखिए आप, आपके समक्ष हम धीरे धीरे कुछ चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। मैं रिपीट कर दूँ, रोमांटिसिज्म है, इन्होंने फोकस किया इमोशंस पर, कल्पनाओं पर, इंट्यूशन पर, सहज बोध, और तीसरा मिस्टिकल फीलिंग्स है, रहस्यमय भावनाएं। इनका प्रयास यह था, ये प्रयास किसके माध्यम से, जो कलाकार है, कवि है, उनके माध्यम से, वो चाहे नाटककारी क्यों ना हो, कि एक समझ, एक उस समझ को प्रकट किया जाए, उसका एक सृजन किया जाए, क्रिएशन हो गया यहाँ पर, सृजन हो गया, उसका एक निर्माण किया जाए कि वो सामूहिक विरासत है। हमारे भारत देश में बॉर्डर पर कोई सैनिक शहीद होता है तो वो उस परिवार में एक सदस्य शहीद नहीं होता है, वो पूरे देश के लिए शहीद होता है। ये हो गया रोमांटिसिज्म का, ये मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा हम इसको इधर भी क्लियर करते हैं। चलो, आप रोमांटिसिज्म में जो जिसका एक उल्लेख आता है वो जर्मन फिलोसोफर का उल्लेख आता है, और ये इनका नाम है जोहानन गोटफ्राइड, ये इनका नाम दे रखा है। और हर्डर, ये पूरा नाम है इनका। 1744 से लेकर 1803 तक इनका 1803 इनका समय काल रहा। इन्होंने एक ट्रू जर्मन कल्चर को बढ़ाने के लिए इन्होंने अलग अलग रास्ते खोजे। कॉमन पीपल, डास वॉक, भाई जर्मन कल्चर है वो आगे बढ़े हिसाब से। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो लोकल देहाती सॉन्ग है उनको भी पता किया, देहाती कविताओं का पता किया, देहाती नृत्यों का पता किया। उन्होंने कहा कि ये सब हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री और फोक डांसेस को हम इकट्ठा कर लेंगे, तो एक प्रकार से ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन है वो हमारे सामने आ जाएगी। और इसको वोल्क्स जेस के नाम से पॉपुलर किया गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। और एक राष्ट्र के निर्माण के लिए सामूहिक इनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। इनका देहाती जो फोक है, संस्कृति है, ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ ये लास्ट वाला जो टॉपिक है इसको क्लियर करने के लिए एक बार रिपीट भी कर दूँ इसको। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है रोमांटिसिज्म के बारे में। जर्मन फिलोसोफर है जोहानन गोटफ्राइड हर्डर का, जिनका समय काल 1744 से 1803 है। इन्होंने जर्मन संस्कृति को बचाए रखने के लिए, डिस्कवर करने के लिए डास वॉल्क का इशारा लिया कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल क्या करता है, फोक सॉन्ग को, देहाती गीतों को गाता है, कविताओं को गाता है, नृत्य भी इस्तेमाल करता है। ये देश की एक आत्मा है, स्पिरिट ऑफ द नेशन है, और इसका इनका कलेक्शन करना ही नेशन बिल्डिंग का एक दायित्व है, एक दायित्व बनता है। यहाँ देखिए, हम इसको एक बार इसको साफ कर दें। और रोमांटिसिज्म के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर आपके समक्ष जो दिया गया है, इसमें 2-3 टॉपिक है, किस प्रकार से आगे एक और भी आएगा कि एक भाषा ने किस प्रकार से पूरे देश को एकजुट होने में एक सहयोग किया। तो यहाँ कुछ चीज़ें, तो यहाँ मैं एक बार आपको ये एग्जाम्पल, तो ये देखिए, इसको आप इरेज करके, अब देखिए इसको यहाँ थोड़ा सा मैं इसको, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके समक्ष बता रखा है। एग्जाम्पल तौर बता, इसका नाम जर्मन फिलोसोफर है, ये जर्मन फिलोसोफर है आपके समक्ष, इसका नाम दे रखा है जोहानन, सॉरी मैंने जी ले लिया, JOHAN, जोहानन गोटफ्राइड। स्पेलिंग का थोड़ा अल्फ़ाबेट का ध्यान रखें,
कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है, मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरी आदत है। हर्डर, यदि हमसे कोई गलती होती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। हर्डर 1744 से लेकर ये हो गया 1803, ये लो साहब। तो ये जर्मन फिलोसोफर है जोहानन गोटफ्राइड हर्डर, इसका पूरा नाम है। 1744 से 1803, और इन्होंने फोकस ऑन ए ट्रू जर्मन कल्चर, जर्मन कल्चर पे इन्होंने फोकस किया, ए ट्रू जर्मन कल्चर पे इन्होंने फोकस किया, जिसको और ये किसके थ्रू, ये थ्रू कॉमन पीपल। और ये किसके थ्रू भाई हमारे सामने चीज़ आएगी, ये थ्रू कॉमन पीपल के थ्रू ये चीज़ हमारे सामने आएगी। इन्होंने कहा भाई, बुक का पार्ट में कोई बाहर से नहीं बता रहा आपको, इसको उन्होंने नाम दिया दास वोल्क, ये वहाँ की भाषा के अंदर भाई। अब इसके अंदर ये कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आती है वो देखिए आप। स्पिरिट ऑफ द नेशन के इस बार थ्रू किसके थ्रू होगा, ये आएगी कैसे भाई, ये तो फोक सॉन्ग्स, फोक हो गया देहाती जो गीत हैं उनके थ्रू, फोक पोइट्री, देहाती जो कविताएं हैं, फोक पोइट्री है इसके थ्रू है, एंड फोक डांसेज, इसके थ्रू क्या होगा, क्या आएगा, ये आपके सामने दे रखा है। ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, इसके थ्रू क्या आएगी, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन, वो इसके थ्रू आएगी। लो साहब, देश की जो ट्रू स्पिरिट है वो इसके थ्रू आएगी। चलो मैं इसको रिपीट कर दूं बच्चों, आपको एग्जाम्पल दे रखा रोमांटिसिज्म का आपके समक्ष। जर्मन फिलोसोफर है जोहानन गोटफ्राइड हर्डर, इनका समय काल 1744 से लेकर 1803 के बीच में रहा है। इन्होंने फोकस किया है कि एक ट्रू जर्मन कल्चर को खोजना चाहिए, किसके थ्रू खोजना चाहिए, कॉमन पीपल, आम लोगों को पकड़ो। और आम लोगों को बोला गया डास वोल्क बोला गया, वहाँ की भाषा में बोला गया इसको। और आम व्यक्ति किसका सहारा लेता है, वो लेता है फोक सॉन्ग्स का सहारा लेता है, फोक पोइट्री का सहारा लेता है, फोक डांसेस का सहारा लेता है। तो इससे उसे मिलता क्या है, ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। यदि जर्मन फिलोसोफर वहाँ गांव में जाएगा और वहाँ के लोगों से बात करेगा, इन चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करेगा, यही जर्मनी की ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन है, ये आत्मा है, और ये हमें इसको पता करना पड़ेगा। चलो बच्चों, मैंने आपको ये रिपीट कर दिया है, कम से कम 3 बार मैंने इसको रिपीट कर दिया है। अब हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, ये पेज हमारा आगे पीछे क्लियर हो चुका है। रोमांटिसिज्म पर कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं, बन भी जाते हैं। अब जितना आप बारीक से देखोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा भाई, बारीकी से आप पढ़ोगे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें भाई। बड़े लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े लक्ष्य कई बार अकस्मात भी हासिल हो जाते हैं, लेकिन आप तब तक सही नहीं माने जाओगे जब तक आप इनको समझ नहीं होगा। ये लीजिए आपके समक्ष, ये आपका थोड़ा सा जानकारी है। द एग्जाम्पल, the emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient spirit but also carry the modern nationalist message to large audience, mostly illiterate। तो यहाँ पे दिया गया है कि but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। तो ये इस भाषा का ये जो अलग अलग फोकलोर है, इससे हुआ क्या, इनसे भाई हुआ क्या। अब दिक्कत ये आ रही थी कि अधिकतर जो जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेट थी भाई। अधिकतर जो जनता थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उनके सामने अब ये उनको मैसेज कैसे दिया जाए। तो ये मैसेज देने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लिया गया। और आपको पता है उस वक्त ग्रेट पावर्स कौन कौन सी थी, रसिया है यूरोप में, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये बड़ी पावर्स है। अब इनसे बचने के लिए कुछ लोगों ने, जैसे पोलैंड के बारे में जिक्र दे रखा है यहाँ पर, तो ये मैं आपके सामने, इन्होंने म्यूजिक का सहारा लिया, लैंग्वेज का सहारा लिया। इनका नाम है कैरोल कुरपिंस्की नाम है इनका। अब इन्होंने कुछ राष्ट्रीय संघर्ष में अपना सहयोग निभाया, किसके थ्रू, ओपेरा के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। और इन्होंने जो फोक डांसेज है इनको कुछ पोलनाइज कर दिया, मतलब पोलैंड की भाषा में इनको मजूरका इंटू नेशनलिस्ट सिम्बल्स है बना दिए। लोग उसी प्रकार से गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम बदल दिया। लो साहब, देश की भावना बन गई। यहाँ देखिए अब,
तो यहाँ पर इसको नाम दे रखा है कैरोल कुरपिंस्की। कौन है ये आपके सामने है, तो एग्जाम्पल आपको दे रखा है ये ए नेशनलिस्ट, ए नेशनलिस्ट सिंगर भी है, म्यूजिशियन भी है, ये जो भी है नेशनलिस्ट सिंगर और म्यूजिशियन फ्रॉम पोलैंड। पोलैंड से है भाई, तभी तो पोलैंड का पढ़ा रहा है भाई। अब इसने क्या किया आपके सामने, इसने क्या किया, ही सेलिब्रेटेड द नेशनल, ही सेलिब्रेटेड, उसने राष्ट्रीय संघर्ष को बनाया। ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल, द नेशनल स्ट्रगल, उसने राष्ट्रीय संघर्ष को एक आनंद के तौर पे मनाया। थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, म्यूजिक के थ्रू मनाया इसको। टर्निंग कैसे किया उसने भाई, उनको उनका नाम वगैरह बदल दिया। टर्निंग फोक डांसेस, फोक डांसेस लाइक, नाम ही दे रखा है, द पोलोनेज एंड मजूरका, इनको भी राष्ट्र भावना में शामिल किया इनको। इंटू नेशनल, इंटू नेशनलिस्ट सिंबल्स। लो भाई, इनकी रचना इसने खुद ने की और इनको एक राष्ट्र का प्रतीक बना दिया इनको, सिंबल का। मैं रिपीट करूँ इसको, कई बार आपके क्वेश्चन आता है ये कौन है भाई, कैरोल कुरपिंस्की कौन है, ये एक राष्ट्रीय सिंगर है, म्यूजिशियन है, पोलैंड से है। उसने क्या किया कि इस राष्ट्रीय संघर्ष में अपना योगदान दिखाने के लिए यहाँ की कुछ जो संगीत थे, ओपेरा और म्यूजिक थे, उनको पोलैंड की भाषा में या उनकी घटनाओं के साथ में इसको बना दिया। इनका नया नाम दे दिया पोलोनाइज और मजूरका इस प्रकार से, और ये राष्ट्रीय संघर्ष के प्रतीक बन गए। ये राष्ट्रीय संघर्ष के प्रतीक बन गए। ये रिपीट मैंने कर दिया है। लास्ट आपका जो बड़ा क्वेश्चन आपका आता है, ये बड़े तौर पे आपका क्वेश्चन है। आज मुझे लगता है ये टॉपिक लास्ट करके फिर हम आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसको देखिए आप, ये सारे के सारे रोमांटिसिज्म के ऊपर ही है। जो कुछ अपना चल रहा है मैटर, ये सब रोमांटिसिज्म के ऊपर ही है। और इसको आप समझने का प्रयास करें धीरे धीरे। एक एक नोट्स को भाई हाथों से लिखने की आदत ना छोड़े। जो आप हाथों से लिखोगे, इन चीज़ों को क्लियर करोगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी। ये देखिए आप, हाँ ओके, इन चीज़ों को आप समझना। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो पहले आपका क्वेश्चन आपका लैंग्वेज टू प्लेड, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, एन इम्पोर्टेंट रोल in developing nationalist sentiments। ये डायरेक्टली इसमें आंसर ही है, सेंटिमेंट्स। इस प्रकार से आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एक्सप्लेन, या कई बार लिखा जाता है डिस्कस, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और इसका आंसर सारा यही है, ये इसका आंसर है। अब मेरा काम है इसको आपको समझाना। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। एक्सप्लेन, इसको व्याख्या करो या इस पर विवेचना करो। ये आपके समक्ष है। अब हम इसको क्लियर करते हैं लास्ट में, क्योंकि आंसर आपका यहीं से बनता है। आपका आंसर ये तो किस प्रकार से इसको हिंदी में यदि आपको समझाऊं, भाषा ने अपना रोल निभाया राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में। तो कहाँ की बात है ये, वो सारी चीज़ें आपकी है। तो यहाँ पर मैं अलग से नोट्स के तौर पे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये नोट्स के तौर पर ही आपका पूरा पैराग्राफ है। तो लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स,
तो ये आपके ऊपर लिखा हुआ है। ये कब कहाँ हुआ? पोलैंड में हुआ, मैंने आपको बता दिया, ये पोलैंड की बात है। क्या हुआ? रूस ने जब इस पे कब्जा कर लिया इस इलाके पे, तो यहाँ के लोगों ने पोलिश लैंग्वेज, अब रूसी लोगों ने पोलिश लैंग्वेज को स्कूलों से बाहर निकाल दिया भाई, कि पोलैंड की पोलिश लैंग्वेज को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और रशियन लैंग्वेज वहाँ पर उन पर थोप दी, लोग इम्पोज उन पर रशियन लैंग्वेज थोप दी। मैं दो बार रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात है। जहाँ देखो वहाँ इन्होंने रशियन, रूस की भाषा को चारों तरफ लागू कर दिया कि बात करोगे, कुछ भी करोगे, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक कुछ भी करोगे, इसी रूस की भाषा में बात बोलोगे आप। 1831 में लोगों ने थोड़ा बहुत विरोध किया इसका, एक विद्रोह हुआ यहाँ पर रशियन रूल के खिलाफ, लेकिन क्या है कि अल्टीमेटली अंततः इसको क्रस्ट कुचल दिया गया। इसको लो साहब, ये इंपॉर्टेंट आपका, इसको इस विरोध को कुचल दिया गया। अब ऐसे करते करते भैया अब लगा इन पंडितों को, क्लर्कों को लगा कि अब ये मामला गड़बड़ है, अब ये मामला गड़बड़ है। यहाँ के जो पुजारी लोग थे इनको लगा कि अब हमें भी कुछ योगदान देना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, चर्च में जो गैदरिंग लोग इकट्ठे होते थे, भाई अपने ये मान लो भारतीय मंदिर बोल दो या वहाँ की जो ईसाई लोगों के जो चर्च मंदिर है वो, तो वहाँ पर पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया। कुछ भी इंस्ट्रक्शन देंगे, ये लोगों को इकट्ठा करेंगे, कागज़ छपवाएंगे, सब धार्मिक जो इंस्ट्रक्शंस होंगे सब पोलिश भाषा में इस्तेमाल किया गया इसका। अब इसका परिणाम क्या निकला? रूस के प्रशासन को पता लग गया कि ये पोलिश भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर में इन प्रीस्ट माने हो गया पुजारी, बिशप, फादर जो भी है, बिशप, प्रीस्ट, पोप तो बड़ा लेवल पे हो गया हिसाब से, इन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया भाई। और जब ये ज़्यादा नहीं माने तो इनको साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया आपको पता है रशिया में ऊपर वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात रहती है, वहाँ पर इनको भेज दिया। और बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट, सजा के तौर पर, फॉर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। रिफ्यूज़ल हो गया मना करना, रिफ्यूज़ल हो गया मना करना कि आप रूस की भाषा में आप अपना ये धार्मिक उपदेश क्यों नहीं कर रही है, क्या बात है ये। हाँ, द यूज ऑफ पोलिश कैम टू बी सीन एज, अब अंततः हमने देखा भाई कि किस प्रकार से जो पोलिश भाषा का इस्तेमाल है ये प्रतीक बन गया स्ट्रगल का, संघर्ष का, रूस के आधिपत्य के खिलाफ, डोमिनेंस हो गया आधिपत्य के खिलाफ। बच्चों मैं यहाँ पर मैंने ये तीर का निशान इसलिए बनाया है मैंने आपके, ये पूरा अपने आप में आंसर है। मैं रिपीट कर दूँ इसको, लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने में सहयोग किया। कहाँ का एग्जाम्पल है? पोलैंड का एग्जाम्पल है। रूस ने जब कब्जा कर लिया पोलैंड पर, तो वहाँ की भाषा ने, वहाँ की भाषा को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया, रूस की भाषा को लागू कर दिया गया। 1831 में ये बड़ा डाटा इंपॉर्टेंट। अब ये कब विद्रोह हुआ ये थोड़ा सा देख लिया आप हिसाब से। यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसे अंत तक कुचल दिया गया इसको, जो भी है। ऐसे करते हुए जब उनको लगा, पुजारी को लगा कि अब हमारे क्षत्रियों में इतना योगदान नहीं है लोगों में, तो भाई हम ही कुछ करते हैं, तो इन्होंने पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया चर्च गैदरिंग में, वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने में, धार्मिक दिशा निर्देश देने के अंदर। परिणाम स्वरूप भाई रूस के प्रशासन को पता लग गया, इन प्रीस्ट, बिशप, बड़े फादर जो भी है स्कूलों के, इनको ईसाइयों में इनको जेल में डाल दिया गया। और जब वहाँ पर भी ये नहीं माने तो इनको पकड़ के साइबेरिया भेज दिया गया कि ये आपका पनिशमेंट है, या तो स्वीकार कर लो या भाई हम आपको, या अब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो भाई इसमें करेंगे पोलिश भाषा में, और ये रशियन भाषा में नहीं करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से ये मरने को मर गए लेकिन झुके नहीं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पोलिश भाषा का इस्तेमाल एक सिंबल बन गया, प्रतीक बन गया संघर्ष का रूसी आधिपत्य के खिलाफ। बच्चों मैंने यहाँ तक ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है इस प्रकार से बी सीरियस, अब आप गंभीर हो जाइए। अब आपको इन एक टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, जब तक नहीं समझेंगे तब तो आपकी चीज़ मामला क्लियर नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आर के जो चैनल है आपकी हर डाउट्स को क्लियर करता आ रहा है। फिर भी आपको कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट के अंदर अपने क्वेश्चंस कुछ भी है आप ले सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको वहीं आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।